चलिए बात करते हैं बालक हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए देखिए बालक, जैसे आपको पता है जैसे कोई अगर वायर है उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे, कोई भी वायर है अगर उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो कुछ तो होता है। कभी अचानक कैसे बढ़ गए तुम लोग? कहाँ थे? एक टॉपिक तो खत्म हो गया तुम लोगों का। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? जो लिखे वो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अच्छा तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? गधा आदमी। चलो अभी कल स्टैंड चेंज कर देंगे इसका, ठीक है? दूसरा स्टैंड लगा देंगे, ये वाला हटा देंगे, ठीक है? चलो बालक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। जैसा शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर कोई वायर है उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसका जो रजिस्टर होता है वो करंट का अपोज करता है। अपोज करने से क्या होता है बालक? पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई एनर्जी लॉस होती है, या वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है समझो थोड़ा सा। मान लो बालक कि हमारे पास एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितना है? R है। इसमें किसी भी सेल से कनेक्ट कर देते हैं V वोल्ट के। इसमें करंट कितना जा रहा है बालक? I जा रहा है, ठीक है? जब इसमें बालक करंट हम फ्लो कराएंगे तो ये रजिस्टर क्या करेगा? करंट का अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो यहाँ से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एक तरीके से नहीं बता जैसे, या ये वायर जो होगा ये हमारा हीट होगा। ऐसा देखते हैं कोई भी वायर उसमें करंट फ्लो कराइए तो वो हीट होता है। तो लोग भी चार्जर से मोबाइल चार्ज करते हो, मोबाइल हीट होता है, या चार्जर भी क्या होता है? हीट होता है। तो वो इसी कारण होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ही, ठीक है? तो कहीं पे भी आप करंट फ्लो कराएंगे तो वहाँ से क्या होती है? हीट रिलीज होती है, ठीक है? या आप बोल सकते हो कि एनर्जी रिलीज होती है। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? वही हीट के भी बराबर होगा, जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उतनी हीट भी क्या होगी? यहाँ से रिलीज होगी। अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई या फिर कितनी हीट रिलीज हुई इसके बारे में जानने के लिए बालक देखो, जैसे यहाँ पे हमने एक सेल लगाया है V वोल्ट का। इस सेल को इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये सेल इस रजिस्टर पे जितना भी काम करेगा उतना हीट यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है? तो हम निकालने वाले हैं कितना ये जो बैटरी लगा है, सेल लगा है, कितना काम करेगा इस पे करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है? तो तुम लोग वाला एक फार्मूला पढ़े होगे पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन के बीच में, पढ़े हो? तो आप देखो पढ़े होगे V = W/Q, पढ़े हो क्या? देखो पहले चैप्टर में पढ़े रहे होगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़े होंगे तो V = W/Q। तो W = क्या लिख सकते हैं? V × Q। अब बताओ करंट फ्लो कर रहा है बालक I, मान लेते हैं कि हम T टाइम के लिए फ्लो कराएं। कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। तो Q = IT लिखा जा सकता है, ठीक है? तो वर्क डन किसके बराबर आएगा? VIT के बराबर आएगा, ठीक है? यही वर्क डन किसके बराबर होगा? हीट के बराबर होगा। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं बालक? H से। और ये किसके बराबर होगा? VIT के बराबर होगा। जहां V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस किसका? सेल का, ठीक है? करंट आई है, T टाइम के लिए हमने फ्लो कराया, तो T टाइम वहां पे क्या है? टाइम है, ठीक है? गुड, नोट करो, जल्दी नोट करो थोड़ा, तो और बताते हैं। और यही बालक देखो एनर्जी के भी बराबर होगा, और इसका आप यूनिट यहां लिखेंगे। V वोल्ट में है, I एम्पियर में है, T टाइम है, T सेकेंड में है, तो इसका यूनिट वाला कितना लिखेंगे आप? जूल।
और बताएं। ओम्स लॉ से देखो बालक क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर पढ़े हो, यहाँ रख दो V की वैल्यू, ठीक है। तब हीट किसके बराबर आ जाएगा, आई आर इंटू आई टी, क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला और हीट का, ठीक है बालक, गुड। तब इसको हटाएं, आगे पढ़ते हैं इसी में बालक, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बताइए तुरंत। इलेक्ट्रिक पावर क्या पढ़े हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर को बालक P से डिनोट करते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, सही है। तो वर्क डन देखो निकाले हैं क्या अभी, ये यही वर्क डन के बराबर है, कितना, VIT रख दो अपॉन टाइम, कट गया, P इक्वल टू क्या मिला, V है, ठीक है। और चेंज करो, V को चेंज करो, V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तब क्या होगा, आई स्क्वायर आर। एक बार यहां से I को रिप्लेस करो, तो यहां से I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हो, इसमें रख दो, तब पावर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर बाई, सॉरी V स्क्वायर बाई आई, V स्क्वायर बाई आर, ये पावर का फॉर्मूला मिलेगा। तो ये 3 पावर के फॉर्मूले होते हैं। थोड़ा यूनिट बताओ बालक, क्या होता है यूनिट पावर का, क्या, देखो क्या वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क डन की यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, जूल पर सेकेंड। और इसी को क्या बोलते हैं बालक, वाट, किसी ने बोला था वाट, और इसको किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, क्या बोलते हैं, अश्वशक्ति, ठीक है। कितना होता है, 746 वाट, यही होता है ना। एक हॉर्स पावर में यूनिट होता है इसका, और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कितने लोग इसमें से रेंट पे रहते हैं, मतलब रूम लेकर रहते हैं, और कितने लोग बिजली के बिल देते हैं, बिजली बिल नहीं देते हो तुम लोग, ऐसे रहते हो, इंक्लूड है, बहुत बढ़िया भाई, तुम देते हो ना। और कौन देता है, रूम के अलावा बिजली के बिल कौन कौन देता है, देते हो वाला, जमा करते हैं, ठीक है। अरे बताने वाले हैं कैसे पता करना है कितना तुम्हारा यूनिट आया है, समझे। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा मिटा दे सब बालक, ठीक है। बात करते हैं, जैसे जो भी चीज़ आप यूज करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो आप यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, बोले तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। वहीं से आपका बिजली मीटर भी बढ़ता है, ठीक है। कितने रुपये यूनिट देते हो, भाई देते तुम लोग हो, बताएं हम, चलो देखो थोड़ा सा बालक एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं फिर से। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या,
पावर इंटू टाइम, यही होगा, ठीक है। तो जो बालक वर्क डन होगा वही किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर। ये आप ये पहले से जानते हो कि जो वर्क डन, क्या बालक कैसा आप फुटबॉल खेल रहे हो, वर्क डन भी एक तरीके का क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसके इक्वल टू क्या पढ़ते हो बालक, पावर इंटू टाइम, ये होता है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग जैसे जो घरों पे आप यूज करते हैं घरों में, ठीक है, या कॉमर्शियल के लिए अगर बात करते हैं हम लोग, तो पावर की यूनिट जो होता है बालक वो किलो वाट लेते हैं और टाइम को आवर लेते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी का यूनिट होता है वो क्या होता है, किलो वाट आवर। कभी कभी पूछ लेता है किलो वाट आवर किसका यूनिट है, तो बच्चे तुरंत किस में मारते हैं, पावर पे, कभी एनर्जी पे नहीं मारते हैं, क्योंकि उनको क्या दिखता है, वाट दिखता है। लेकिन समझ रहे, किलो वाट किसका हो गया, पावर का, टाइम का क्या हो गया, आवर हो गया, घंटा, ठीक है। तो किलो वाट आवर पहले याद रखना किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो जो बालक 1 किलो वाट आवर होता है, 1 किलो वाट आवर होता है, जल्दी आओ, जो 1 किलो वाट आवर होता है बालक, यही 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अगर तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ यूनिट, गिन दो, 1 यूनिट 2 यूनिट आप करते हो, तो नंबर ऑफ यूनिट अगर निकालना हुआ, ये हम लोग निकालते हैं, जैसे कितने वाट हमने यूज किया है इनटू कितने घंटे यूज किया है अपॉन 1000, तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से मान लो तुमने 100 वाट का बल्ब यूज किया, ठीक है, 100 वाट का बल्ब लिया, 10 घंटे तक चलाया। कितने घंटे चलाया, 10 घंटे चलाया, तब कितना यूनिट जाएगा, 1 यूनिट जाएगा, ठीक है। तो मीटर तुम्हारा तुरंत क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 1 यूनिट तुम यूज कर लोगे। इसको हटा दे, ठीक है। चलो बालक थोड़ा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कोई वो लाया है बुकलेट, किसको मिला है, मुझे फिजिक्स को बालक थोड़ा सा क्वेश्चन करा, और जाके बुकलेट सब लोग ले लेंगे, ठीक है, और कोई हल्ला नहीं करेगा इसके बाद मुझसे। एक क्वेश्चन लिखो भाई, चलिए एक क्वेश्चन है बालक, मैं बोलूं लिखोगे, लिखे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब marked as an electric bulb marked मतलब लिखा हुआ होता है, marked as 50 watt 200 volt, 50 watt 200 volt is connected across a 100 volt supply, across a 100 volt supply। किसी और देख के लिखो, तो the present power of the bulb is पहला ऑप्शन है बालक 37.5 वाट, दूसरा ऑप्शन है 25 वाट, थर्ड ऑप्शन है 12.5 वाट एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 वाट। चलिए बताइए, क्वेश्चन सब लोग लिख लिए हैं, मैं समझा दूं। देखो बालक, ऐसा कुछ डायग्राम बना के बता देता हूं। एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, नहीं कभी आप तुम लोग बल्ब खरीदे जाओ तो उस पर लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज,
ऐसा कुछ लिखा रहता है, और कितने वाट का है साथ में वो भी लिखा रहता है बल्ब के ऊपर। तो ये जो बल्ब दिया है इस पे लिखा हुआ है क्या, 50 वाट 200 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने सप्लाई लगाया है कितने वाला, 100 वोल्ट का। तब ये कितना पावर कंज्यूम करेगा आपको बताना है। हाँ पावर पूछा है, पावर पूछा है कितना कंज्यूम करेगा। ये तो बल्ब का दिया है कि भाई 50 वाट का बल्ब है और ये 220 वोल्ट मैक्सिमम इसका जो दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको जलने के लिए चाहिए। तो हमने 100 वोल्ट का लगाया है लेकिन सप्लाई। तब बताना है कि ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा। आपसे ये पूछा गया है, पावर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा वाला, 10 वाट 25 वाट, नहीं मुझे नहीं पता है, 25 बता रहे हो, ठीक है। और कोई बताओ वाला। अच्छा मेरे पास तो आंसर भी है, हाँ देख रहे हैं वाला, ठीक है ना, तब सॉल्व करें। वैसे किए क्या हो तुम लोग, आधा कर दिए हो गया, क्यों? $12.5 वाट, सी ऑप्शन सही है इसका। अब उधर मत देखो, इधर देखो हैं? चलो आंसर भी बता दिया, अब बताओ कैसे करोगे। क्या कह रहे हो बालक, v²/p 12.5। देखो बालक सबसे पहले क्या करो, हमको पावर बताना है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। हमने सप्लाई कितना दिया है, 100 वोल्ट का दिया है। तो हमें केवल क्या पता है, V पता है कितना, 100 वोल्ट। पूछा क्या है, P पूछा है आपसे, ये पूछा है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन दिया है 50 वाट 200 वोल्ट, यहां से क्या करो, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। बल्ब का रेजिस्टेंस कभी भी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। चाहे इस बल्ब के क्रॉस तुम 100 वोल्ट का लगाओ, चाहे 1000 वोल्ट का लगा दो सप्लाई, इसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो। इसी रेजिस्टेंस के बेसिस पे ये सब आया रहता है। तो यहाँ से तुम लोग क्या करो, सबसे पहले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो। निकाल के बता सकते हो कितना होगा रेजिस्टेंस, बताइए मुझे रेजिस्टेंस कितना, कितना 800 क्या ओम। देखो कैसे निकालोगे, पावर पता है बालक, पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, P = v²/, ये पढ़े थे। तो R कितना, v²/p, यही करेंगे, ठीक है। तो v² कितना, 200 × 200 अपॉन P कितना है बालक, 50। कैंसिल होगा क्या, कितना आ गया, 800 ओम। ये रेजिस्टेंस मिल गया तुम्हें इस बल्ब का। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमको पता है, कितना वोल्ट का सप्लाई दिए हैं ये पता है, तो कितना पावर ये कंज्यूम करेगा निकाल सकते हैं। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, P = क्या, v²/r। लेकिन अब V कितना रहेगा, 100। अब जो सप्लाई लग दिए हैं उसको लेते हैं, तो 100 × 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बालक, 2 0 कट कर दो तो 100/8 कितना आएगा, आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये करना है। तो वहां जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वहां से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे बल्ब का। मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास होना चाहिए कुछ।
लिखिए क्वेश्चन बालक। हाँ क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 100 वाट बल्ब 100 watt bulb is designed to operate on a potential difference of 230 वोल्ट 230 वोल्ट वाला 230 वोल्ट ऑफ 230 वोल्ट। तो पहला लिखिए क्वेश्चन, उसमें क्या है, कई क्वेश्चन एक ही में। पहला लिखिए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। चलिए पहले इसको निकाल के बताइए, फिर अगला पूछते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। कितना बालक? कितना? 529 ओम। ठीक है बालक, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें दे रखा है और क्या देखा रहा है, बल्ब का पावर दे रखा है। कितना है? 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, तो यहां से तुम लोग रेजिस्टेंस निकाल लोगे इसका। कैसे? वही फॉर्मूला जो भी पढ़ाया था। तो R इक्वल टू क्या पढ़े थे? V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर कितना? 230 इंटू 230 अपॉन 100। बाकी आप तो समझदार हो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? ओम। बस दूसरा पार्ट है इसी का। दूसरा लिखे फाइंड द करेंट फाइंड द current drawn by the bulb. Find the current drawn by the bulb. कितना करंट ड्रॉ होगा? आपसे करंट की वैल्यू पूछा है। 10 by 23। ठीक है, अब देखो बालक, तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस हमने पता कर लिया है। क्या पूछा है? करंट आई की वैल्यू। तो ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या? V बाई आर। तो V कितना? 230, रेजिस्टेंस कितना? 539। यही करेंगे। अब डिवाइड करो यार, कितना आ रहा है? 0.4। ऐसे बताओ। 10। हाँ, बाकी तुम इसको भी सॉल्व किए हो बालक। कितना? 0.43। पक्का ना? ठीक है। चलो अब एक तो खतरनाक सा क्वेश्चन करो तो जाने। लिखिए टू बल्ब्स, अब दो बल्ब है हमारे पास। टू बल्ब्स आर रेटेड, मतलब उन पे लिखा गया है, पहला बल्ब जो है भाई उस पे लिखा गया है 30 वाट 200 वोल्ट एंड 60 वाट 200 वोल्ट। ठीक है, दो बल्ब है, उस पर कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, रेटेड। ये दे आर कनेक्टेड
with 400 volt power supply, with 400 volt power supply. ठीक है, तो फाइंड which bulb will get fused if they are connected in पहला सीरीज एंड दूसरा पैरेलल। क्वेश्चन समझ गया है? हमारे पास दो बल्ब है, ठीक है, और एक बार क्या कर रहे हैं बालक, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ करके 400 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। एक बार क्या करते हैं, दोनों को पैरेलल में जोड़ करके कितना सप्लाई देते हैं, 400 वोल्ट का। तो हमको ये बताना है दोनों केस में से सीरीज के केस में कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, या दोनों, जो भी मतलब दोनों होंगे या कोई एक होगा या कोई नहीं होगा। वैसे ही पैरेलल केस में बताना है कि कौन फ्यूज होगा कौन नहीं होगा। मुझे क्या पता यार, पूछ रहे हो बता रहे हो कैसे? हाँ देखो, पैरेलल तो समझ में आ रहा है। पैरेलल केस में वाला जब जोड़ देंगे तो इसको कितना मैक्सिमम 200 वोल्ट चाहिए, इसको भी कितना चाहिए 200 वोल्ट। सप्लाई कितना जा रहा है 400 वोल्ट। और आपको पता है कि पैरेलल केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब 400 इसको भी जाएगा और 400 इसको भी जाएगा। सोचो मतलब उसकी क्षमता 200 वोल्ट के लिए है, कितना जा रहा है 400, मतलब ठीक डबल जा रहा है, तो बचेगा फ्यूज। तो सेकंड के केस में या पैरेलल केस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे। चलिए सीरीज के केस में बताइए। सीरीज के केस में बताइए, समझ में आना है पैरेलल केस में दोनों क्यों फ्यूज हो जाएंगे। हाँ, सेकंड में पहला फ्यूज हो जाएगा सीरीज में। नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। दोनों होगा, दोनों नहीं होगा, मतलब कोई भी फ्यूज नहीं होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, पहला फ्यूज हो जाएगा। और क्या बताइए, दोनों फ्यूज नहीं होगा। और क्या बताइए, हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालना है दोनों के क्रॉस। जिसमें 200 से ज़्यादा आ जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। अगर दोनों फ्यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पे बराबर बराबर जा रहा है, तभी नहीं फ्यूज हो रहा। हाँ बताइए। चलिए पैरेलल का तो हो गया, सीरीज का मैं दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहा हूं। पहला फ्यूज हो जाएगा। ओए यहाँ मत करो, ठीक है, कहानी नहीं बुझाए हैं हम। चल लग रहा है तुमको, नहीं तुमको लगता है या नहीं लगता हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको एक तो आंसर चाहिए। दोनों नहीं होगा, कैसे? दोनों क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्यों भाई, देखो 400 का दिए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी 200 गया होगा, इस पे भी 200 गया होगा। अगर इस पे 199 वोल्ट गया और इस पे 201 गया तब भी ये फ्यूज हो जाएगा। ध्यान रखना, तुम लोग ये कह रहे हो कि दोनों में पोटेंशियल क्या जाएगा, सेम जाएगा। मतलब 200 वोल्ट इस पे भी जाएगा, 200 वोल्ट इस पे भी जाएगा, तभी फ्यूज नहीं होगा। एक यही केस बस बनता है और कोई केस नहीं बनता है। तो आपके हिसाब से दोनों पे सेम जाएगा, क्यों या कैसे, कुछ रीजन? दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, कैसे?
रेजिस्टेंस से आर इज इक्वल टू इसका निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या होगा वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर कितना 200 का होल स्क्वायर अपॉन 30, इसको R1 मान लो, इसका निकालो R2 कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर अपॉन 60, बताइए। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस तो अलग अलग है, इसका मतलब ये होगा कि पावर भी अलग अलग होगा, अब बराबर नहीं होगा। अब इसका मतलब है कोई एक फ्यूज होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों को गलत है, ठीक है। अब कौन फ्यूज होगा उसकी बात करते हैं। हाँ पहले कर लो तुम लोग, अच्छा ठीक है। दूसरा फ्यूज होगा, क्यों फ्यूज होगा बालक? पहले वाले में पोटेंशियल में 200 ही जा रहा है, अगर इस पे 200 चला गया, 400 में 200 इस पे चला गया तो इस पे कितना जाएगा, तो दोनों कहाँ फ्यूज हुए, दोनों कहाँ फ्यूज हुए बालक? नहीं पावर से मतलब ही नहीं है, रेजिस्टेंस से मतलब है। दूसरा वाला देखो कैसे बालक, अच्छा बताओ इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, किसका कम लग रहा है? दूसरे का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। देखो ये 200 का स्क्वायर में डिवाइड किया गया है 30 से, और उसमें किससे डिवाइड किया गया है 60 से, ठीक है, तो ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा R2, ये बात समझ में आ रहा है? अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो किसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्या उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। भाई हमको चाहिए, हमको बस ये देखना है कि बराबर दोनों पे तो नहीं जाएंगे, किस पे ज्यादा जाएगा किस पे कम जाएगा। जिस पे ज्यादा जाएगा वो फ्यूज होगा, जिस पे कम जाएगा वो फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ इतने से मतलब है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बालक, उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा तो ये पहले फ्यूज होगा। हाँ आगे पूछिए। R1 पे कम जाएगा तब ना, सोचो 400 में से इस पे ज्यादा हो गया, मतलब इस पे 200 प्लस हो जाएगा, इस पे 200 से कम हो जाएगा, तब पोटेंशियल ज्यादा तो इस पे हो गया, ठीक है। 400 को इक्वली नहीं डिवाइड करना है, इस पे आधे से ज्यादा आएगा, बाकी जो बचेगा वो इस पे जाएगा। कुछ ऐसा मान लो इस पे 250 चला जाएगा, इस पे कितना मिलेगा 150 मिलेगा। हाँ ज्यादा पोटेंशियल, क्यों भाई V इक्वल टू आई आर नहीं पढ़े हो बालक, करंट तो दोनों में सेम रहेगा सीरीज में। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल ज्यादा, यही होता है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब पहले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इससे तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो R1 क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, और R2 फ्यूज नहीं होगा। बोलो समझ में आई बात? कहीं डाउट पूछा है? तो आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, मैंने हर केस में बताया, अगर बल्ब दे दिया है तो रेजिस्टेंस निकालो। हाँ इसका वाओ, यहाँ सॉल्व कर लो दोनों को। नहीं ये देखो बालक, ये R1 मैंने इसका माना है और R2 मैंने इसका माना है। R1 कैसे निकाले समझ में आ रहा है, V स्क्वायर बाई पी, यही होता है फॉर्मूला ना। ये आ गया है तो R1 इज ग्रेटर देन R2 कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं? यही नहीं आया, ठीक है। देखो ऊपर वाला नंबर वाला दोनों में सेम है, दोनों कंपेयर करो, दोनों में सेम है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, मतलब जो इससे डिवाइड किया जा रहा है। किसी नंबर में सोचो, किसी नंबर में तुम ज्यादा नंबर से डिवाइड करोगे तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। ऐसे समझो फिर से, x/3 और x/6 में कौन बड़ा कौन छोटा? बोलो। अगर ऊपर वाले नंबर बराबर होते हैं, ठीक है, तो नीचे देखते हैं, नीचे में जो छोटा होता है वो नंबर पूरा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है।
किसी भी नंबर में अगर छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो बड़ी वैल्यू देगा, अगर आप कंपेयर कर रहे हो दो नंबर के बीच में। तो यहाँ पे कौन बड़ा है बालक? x/3। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है यार, ये पता होना चाहिए आपको। अब बड़ा छोटा थोड़ा बताना चले, ठीक है बालक। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्व कर लो दोनों को। नहीं अब तो झूठ बोल रही हो, पक्का तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे बड़ा छोटा है, डिवाइड कर लो। बहुत कठिन नहीं डिवाइड करना, इजी सा है, ठीक है। आप डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा। बोलो कर लोगे क्वेश्चन ऐसे? पक्का? गुड। इसमें बालक एक चीज और छूट गया है, कार्बन रजिस्टर, ठीक है। हाँ, कलर कोडिंग, इसको मिटा दे बालक। अच्छा तुम लोगों को तो आता तो है, फिर क्या पढ़ रहे हो जी? कलर कोडिंग सब लोग पढ़े हो? फिर से पढ़ लेना, उसमें क्या है। कोई भी रजिस्टर देखे हो तुम लोग कहीं लैब में, या कभी अपना मोबाइल खोल लेना, उसमें रजिस्टर लगा होगा। हाँ, अब पढ़ने के लिए कुछ तो अलग होना पड़ेगा ना। नहीं हम देखे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे उनके लिए बताए हैं। नहीं हम इतना भी प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं हम, मैं बोला हूँ प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। देखो बालक, कोई भी रजिस्टर है तो उसको देख के पता लगाया जाता है कि वो कितने ओम का है, ठीक है। जैसे आप दुकान पे अगर रजिस्टर खरीदने जाएंगे, दुकान वाला आपको बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए उस पर कलर कोडिंग किया गया रहता है। आप कलर देख करके वो कितने ओम का रजिस्टर है आप पता कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं बालक, आपको रजिस्टर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसा होता है। यहाँ पे 3 कलर होते हैं, ठीक है। और एक कलर क्या होता है? एक दूसरे पॉइंट पे होता है। इधर 3 कलर होते हैं और लास्ट में एक कलर होता है। इस कलर को मैं मान लेता हूँ, चलिए नंबर रहता है A, B और C। और यहाँ पे जो होता है ये टॉलरेंस बताता है, हाँ, जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो इसका बालक अगर रेजिस्टेंस निकालना होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस क्या होता है? टॉलरेंस होता है, ठीक है। यही होता है। ध्यान रहे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, A इंटू B नहीं किए हैं हम, AB लिखे हैं। मतलब इस कलर का जो भी नंबर होगा वहाँ लिख देना है, B पे B कलर का जो नंबर होगा वो लिख देना। क्या बोला? हाँ 4 रहा तो जैसे इसका भी कलर सेम, दोनों कलर कोड रहा, मान लो 4 आ रहा है तो यहाँ 44 होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया गया, डायरेक्ट नंबर लिख देना है आपको। और 10⁻C ये जो भी आएगा ओम में आएगा। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे। और हर कलर का एक कोड होता है, किसी को याद है? याद है? कलर कोड याद है? चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं बालक। BB रॉय, ग्रेट, आगे ब्रिटेन। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं वहां पे अच्छी अच्छी होती है भाई, जाओ कभी। नहीं ऐसा सुने हैं हम, अंग्रेज आए थे नहीं देखे थे। चले जाना 80 घाट पे मिल जाएंगे, बात भी कर लेना। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। वो दो ही तो नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे बालक। ये कैसा लड़का है, अपमानजनक बातें कर रहा है, बताइए। हाँ चलिए, अब बालक हर कलर लिखते हैं और नंबरिंग करते हैं। चलो पहले देखो ये B से क्या होगा? ओ भाई बहुत दिक्कत हो गया। ठीक है चलिए नंबरिंग करते हैं 0 से।
0 से 9 कुल बालक 10 नंबर 10 कलर होते हैं, गिन लो। ये जो कैपिटल में लिखे हैं वही लिखना है, ठीक है। कुल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 शुरू करते हैं, 0 1 पूरा नंबर भी आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, 10 हो गए। तो बी से क्या होगा? ब्लैक। अच्छा, आगे बताओ, फिर बताओ। ग्रे होता है ना? अबे जी से रेड कैसे होगा? ओ सॉरी शक्तिमान, रेड। और बताओ, और बताओ, और बताओ। ओए ग्रे होता है, ग्रीन होता है। थोड़ा कमजोर हो गया क्या पढ़ने में? आगे बताओ। अच्छा, अब बताओ कहाँ पहुंचे हम लोग? इस पे क्या? अच्छा, आगे बताओ। ग्रे तो लिख चुके हो ना भाई? अच्छा नहीं, आगे भाई साहब बहुत थोड़ा है। अब ये याद होना चाहिए, देखो ठीक है। अब ये तुम लोग पता नहीं कैसे याद करोगे, जैसे भी याद करो कर लेना बस। और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन हाँ देखो बालक, क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा एक चीज और बात करेंगे टॉलरेंस पे यहाँ पे, ठीक है। टॉलरेंस पे यहाँ पे बालक केवल 2 कलर होते हैं, एक क्या होता है? गोल्ड होता है, दूसरा सिल्वर। अगर गोल्ड हुआ तो बालक टॉलरेंस कितने का होगा? 5% का। अगर सिल्वर कलर हुआ तो 10% का। अगर कोई कलर नहीं हुआ तो कितना होता है? 20% का टॉलरेंस होता है। ये जो प्लस माइनस करके लिखते हैं टॉलरेंस, एक तरीके से एरर बताता है हमको। अब ये होता बहुत इजी से है, कोई भी रजिस्टर रहेगा, कलर दिया रहेगा, आप फटाफट उसका रेजिस्टेंस बता पाओगे। जैसे वो सब नोट कर लियो ना, ये भी नोट हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बालक कि ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर ये मान लो ऑरेंज कलर है, ठीक है। और ये कलर जो है ये ग्रे कलर है, और ये कलर जो है ये ब्लैक कलर है, और यहाँ पे वाला कोई कलर नहीं है। तो आप बताइए कितना रेजिस्टेंस होगा? रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? हाँ देखिए, ऑरेंज का कोड देखो क्या है? 3। तो जो ए की वैल्यू 3 हो गई, एक जगह 3 लिखो, ठीक है। दूसरा ग्रे कलर का कोड क्या है? कितना है? 8। तो बी की जगह 8 लिखो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना कि 3 × 8 कर दिए, 3 × 8 नहीं करना है। सिर्फ जहां ए है ए रखिए, जहां बी है बी रखिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 38 इंटू 10⁻ क्या है? सी का कोड क्या है? ब्लैक का कोड क्या है? 0। तो 10⁻0 प्लस माइनस 20%। अच्छा एक चीज और, जैसे ऑप्शन में जरूर नहीं कि ये टॉलरेंस तुमको गिवन रहे, तो सोचना नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। कभी टॉलरेंस ऑप्शन में हो सकता है ना दिया है, कभी कभी टॉलरेंस नहीं भी दिया रहता है, तो बस केवल इतना ओम लिख देता है, ठीक है। तो उतना नहीं सोचना है कि टॉलरेंस कहाँ गया,
मतलब खोज रहे हो ऑप्शन में, क्वेश्चन ही गलत कर दे रहे हो, ठीक है। तो कभी भी टॉलरेंस नहीं भी दिया लिखा रहता है, सिर्फ यही लिखा रहेगा, तो जो आएगा उसको कर देना है। टॉलरेंस दिया है या नहीं दिया है, दिया है तो आपको पता है कैसे करना है। तो ये कितना आएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू कितना 1, कितना आ जाएगा 38 ओम, या प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20 नहीं, प्लस माइनस 20% लिखना है, वो परसेंट में होता है टॉलरेंस। है इजी सा, तुरंत फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाँ बोलो भैया, अलग क्या कह रहे हो। 38 इंटू 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू कितना 1, ठीक है। किसी भी तुम्हारे पावर अगर मैं 0 करूँ तुम भी 1 हो जाओगे। अगर हम आपके पावर 0 करने बालक, तो आप भी कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अभी कितने हो, अभी भी एक ही हो ना। चले, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। अगला चैप्टर लिखो तुरंत। और कब लिखोगे, अब मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा उसके लिए, दूसरा चौथा तक पढ़ाने के लिए। टाइम देख रहे हो, टाइम मत देखा करो, पढ़ने वाले टाइम नहीं देखते हैं। नहीं पढ़ना है क्या, वैसे भी छोड़ देंगे तो कहाँ क्या करोगे, बकैती करोगे बैठ के। अभी तुरंत मैथ पढ़ोगे, वो बाद में डिस्कस। ऑन कैमरा कौन बात करता है यार ऐसे, बताइए। कुछ भी तुम लोग बात करते हो। हाँ बोलो, पढ़ना है, पढ़ना है, कुछ गुफ्तगू करना है, पढ़ना है, ठीक है। चले नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड बालक। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए सिर्फ आपको देखो, मैग्नेटिक फील्ड में आपको बालक सबसे मेन होता है डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन निकालने आ गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो भी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, AC अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये तुम्हारे 4 चैप्टर बिल्कुल क्लियर रहेंगे। अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने आ गया तो, अगर आ गया तो, नहीं आया तो ये चारों चैप्टर भूल जाओ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ सबके पास दायां हाथ है, राइट हैंड है, ठीक है, सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं किसी कट पिट गया है, सबके पास है और सबका सही से काम करता है, ठीक है, गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सिर्फ हमको राइट हैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तुम चाहो तो बायां अपना फेंक दो, कोई जरूरत नहीं मुझे उसका। तो सबसे मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर लिख लो। थोड़ा सा स्टोरी देखते हैं। एक साइंटिस्ट बालक ऑर्स्टेड, नाम सुने हो ऑर्स्टेड का, कहाँ देख लिए भाई, नाम सुने हो। अब जाना यूट्यूब पे ऑर्स्टेड साइंटिस्ट सर्च करना, थोड़ा उनके बारे में जानना, ठीक है, कैसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति हुई, ठीक है, कहाँ से आया, ठीक है। ये सब चीज़ सुना देखा करो। जैसे फैराडे लॉ, क्या है फैराडे लॉ, तुम लोग EMI में पढ़ाया जाएगा फैराडे लॉ, ठीक है। फैराडे ने कैसे रिसर्च किया था, इस पर कैसे प्रैक्टिकल किया, तो वो सारा कुछ देख लिया करो, ठीक है। तो साइंस से थोड़ा जुड़े रहा करो तुम लोग। लगा के मूवी देखते, अभी बोल देंगे मूवी देख लो तो सब खोज डालोगे, तुम लोग पूरा यूट्यूब छान मारे होगे, है ना, मूवी देखने के लिए। सही कह रहे हैं। और कहाँ गए, किस पे गए, अबे हॉट स्टार होता है, हॉट स्टोर थोड़ा होता है। चले कोई नहीं। हाँ तो बालक ऑर्स्टेड ने क्या किया, एक वायर लिया, ओए हो गया तो इधर देख लो, कुछ हो गया तो, कि मिठाई बांटोगे हो गया तो। चले, एक वायर है बालक, इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। ये वायर है हमारा PQ, इसमें करंट मान लेते हैं कहीं इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, इसके पास एक कंपास ले आए, जिसको मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे मैग्नेटिक नीडल वाला चुपचाप शांति से पड़ा रहता है। इसमें डिफ्लेक्शन होता है कब, जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तब। जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है।
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आएगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया गया, जैसे इसमें करंट फ्लो कराया गया, ये मैग्नेटिक निडल या कंपास हमारा डिफ्लेक्ट होने लगा। और कंपास हमारा तभी डिफ्लेक्ट होता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है। तो वहाँ से इन्होंने ये देखा कि अगर भाई कोई भी वायर है और उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, यहीं से हमें पता चला। ऑस्टेड ने बताया कि कोई भी वायर है भाई, अगर उसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, कैसा बनाएगा, ये सारा कुछ बताए थे बायोट-सैवर्ट ने। बायोट-सैवर्ट का नाम सुना है? ठीक है, तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो बायोट-सैवर्ट लॉ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आप पढ़े भी होंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। तो हमें इसमें ये जानना है कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब लोग पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, हमने ये पढ़ा था। ऐसे ही कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये कौन बताया था, बायोट-सैवर्ट ने बताया था। ठीक है, तो इसमें पहला हेडिंग रहेगा हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। लिखिए फटाफट, बायोट-सैवर्ट लॉ। हाँ, बायोट होता है। बायोट ने वाला कि ये बताया, जैसे हमने एक वायर ले लेते हैं, ऐसे ही एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अब कोई भी वायर लेंगे तो इसमें करंट फ्लो कराएंगे। अब ये मत कहना सर इसमें करंट कहाँ से आ गया, हम केवल करंट बनाएंगे। मान लेते हैं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बालक, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर के कारण एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस हमने तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा का वायर ले लिया है बालक, हम क्या करेंगे, इसका एक छोटे से पार्ट के कारण निकालेंगे। इसका हम छोटा सा पार्ट कट करें, बोलो हाँ, ठीक है। और इसका लेंथ कितना रहेगा, बहुत स्मॉल लेंथ मान लेते हैं, कितना बालक, dl। इसमें I से मल्टीप्लाई कर दो, आइडियल। ये क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है बालक, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है बालक, उसी का छोटा सा पार्ट हमने लिया है। और इस करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बालक, इसका डायरेक्शन किधर होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है। अभी करंट कहाँ, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो करंट एलिमेंट है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पॉइंट P पे, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहाँ बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वैल्यू देखते हैं, फिर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये बालक जो ये डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाया है, मान लेते हैं कितना बनाया, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बहुत स्मॉल होगा, मैग्नेटिक फील्ड को बालक B से डिनोट करते हैं। ठीक है, पढ़ के आओ सब लोग। ठीक है, चलिए, बहुत स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो dB मान लें, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन, यही पढ़े हैं। अब अगर हमको पूरे वायर का निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करें, इधर इंटीग्रेशन करेंगे B, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक बार बताओ, म्यू नॉट क्या है भाई, अरे इसको बोलते क्या है, अब साइलेंट नॉट क्या होता है, अब साइलेंट नॉट क्या पढ़े थे, परमिटिविटी। अब साइलेंट नॉट, म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी, जिसको बोलते हैं मतलब चुंबकशीलता। ठीक है, इसको म्यू नॉट क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। और क्या है, हिंदी में नाम से पता है, चुंबक मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए परमिएबिलिटी होगी, अरे वो क्या चुंबकशीलता हो, और उसको हिंदी साइलेंट क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी, 4 पाई इंटू 10 के पावर, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना, सही है, ये पूरी वैल्यू याद होनी चाहिए। अच्छा, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। इसको किससे डिनोट करेंगे बालक, T से, गॉस। आगे पढ़ेंगे अभी।
अभी आप याद ध्यान रखेंगे यूनिट क्या होता है, टेस्ला, एलन मस्क। अबे एलन मस्क वाला टेस्ला कंपनी का नाम नहीं है ये, ठीक है, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। ये मॉडर्न युग के बच्चे हैं भाई, कुछ सालों बाद तुम लोग भी पुराने हो जाओगे। धीरे धीरे तुम लोग बुजुर्ग अवस्था में जा रहे हो, पता ही नहीं। तुम लोग देखो, पहले भी मैं ऐसा ही था, तुम लोग इतने बड़े हो गए, आज ही मैं ऐसा ही हूँ, समझे? और तुम लोग और बड़े हो जाओगे तब भी मैं ऐसा ही रहूँगा, ठीक है? हैं? हो गया बालक? थोड़ा सा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। चलो देखो कैसे लिखें, मिटा दे इसको। हो गया, गुड। देखो वाला इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हुआ तो वेक्टर बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्वांटिटी है क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म होता है। जैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े थे आप लोग, सेम वही कंसेप्ट लगा है पूरा। अब बात आता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है। देखो बालक, मैग्नेटिक फील्ड नोट कर लिए तो सब लोग इधर देखो, अगर नोट कर लिए तो देखो बालक, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना, इसलिए हर किसी को आना चाहिए, ठीक। देखो इसमें कैसे निकालेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा तब, आइडियल क्रॉस आर पे, क्योंकि दो वेक्टर का अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। और शायद मैंने बताया भी था कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखो पहला वेक्टर क्या है, आइडियल, पहला वेक्टर आइडियल है, दूसरा वेक्टर क्या है, आर। चलो अच्छा, तो क्या करना है, राइट हैंड को सब लोग ऊपर करो, सब लोग दाएं हाथ को ऊपर करो, तो ओए दाएं हाथ ऊपर करो। तुम्हारा दाएं हाथ कहाँ है कि नहीं, सबका है ना, ठीक है। तो अपने राइट हैंड को बालक पहले वेक्टर की तरफ, ठीक है चलो नीचे करो, अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर की तरफ रखिए। हे देवी, किसको आशीर्वाद दे रही हो, पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड के को रखिए, पूरे फिंगर को। पहला वेक्टर क्या है वहां देखो, आइडियल रखो इस तरीके से। किधर कर्ल करना है, दूसरे वेक्टर की ओर कर्ल करिए। अब दूसरा वेक्टर ऐसे कर्ल करेंगे नहीं, तो हाथ को ऐसे रखो, तो अब कर्ल करो। थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो ये थंब हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो इस केस में बालक पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बालक इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए एक सिंबल बताया गया है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर, और डॉट का मतलब क्या होता है बालक, आउटवर्ड। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, अबे नहीं आया। दूसरा तरीका देखो कैसे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है। एक पेन दो बालक मुझे, तो मान लो ये वायर है, क्या ये वायर है, इसमें करंट सपोज करो फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या करो आप, अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो। करंट का क्या डायरेक्शन है, नीचे से ऊपर की ओर, तो थंब को ऐसे रखना है। अगर करंट ऊपर से नीचे होता है थंब को ऐसे करते, ठीक है, फिर ठेंगा नहीं दिखाना है, चलिए ऐसे रखना है। तो अब ऐसे वायर रखो और वायर को पकड़ लो, तो जैसे जैसे आपके फिंगर पूरा घूमेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगा। ये थंब को क्या करना है, करंट डायरेक्शन में रखना है,
बाकी सभी फिंगर क्या करेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए कैसे, समझो। यहाँ आओ 2D पे देखते हैं। ये वायर है, थंब को करेंट डायरेक्शन रखो। जब वायर को पकड़ोगे तो वायर के इस साइड, राइट साइड वाला हमारा पूरा फिंगर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। मतलब वायर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा। कहीं पे भी निकालो, कहीं पे वायर के राइट साइड तुम कहीं पर भी निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ड रहेगा। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है। अब कितने डिस्टेंस पे कितनी वैल्यू होगी वो कहाँ से निकालोगे, यहाँ बायोट साइड से निकालोगे, ठीक है। अच्छा वायर की इस साइड देखो, जब पूरा पकड़ के इस पर आओगे तो हमारा पूरा फिंगर कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। मतलब वायर के लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा मैं अगर पूछूं वायर के पीछे बताओ, वायर के पीछे मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। वायर के ऊपर बताओ, इस डायरेक्शन में, कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बस करते जाओ, तुमको मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मिलता जाएगा। वायर की किसी भी साइड तुम निकाल लोगे। ये सबसे सिंपल तरीका होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ठीक है। अब ठीक है, अब नोट कर लो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। इतना लंबा चौड़ा लिखवाएंगे नहीं हम, पेन पकड़ो बालक। अभी तो मैंने ऐसे किसी वायर कार्ड निकाल दिया था, अभी हम लोग स्ट्रेट वायर कार्ड पढ़ेंगे, ठीक है। सर्कुलर वायर है तो कैसे निकालना है, ठीक है। ये सब फार्मूले हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसको जानने के लिए मिलेंगे कल, ठीक है। फिर जानेंगे और तो मैग्नेटिक फील्ड आप थोड़ा पढ़ के आएंगे। और धन्यवाद।